हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लिट के सामने रख दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सो बेसिकली ये मेरा केस 3 है, प्लेसिंग द ग्लास इन पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट और बोथ स्लिट्स। तो पहला प्रॉब्लम जो मैं पिक किया वो एम्स 2003 से है। ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस 2 माइक्रोमीटर and refractive index 1.5 is introduced in the path of upper beam. The location of central maxima will be. सो आप देखो कि यदि हम लोग देखेंगे आगे थ्योरी में कि जो अपर बीम या फिर अपर स्लिट पर रखा जाता है तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, लोअर स्लिट पे रखा जाता है तो सेंट्रल मैक्सिमा लोअर की तरफ शिफ्ट होता है, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड होता है म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा। तो यदि आप केवल फॉर्मूला में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का फॉर्मूला ये होता है, आप इसको रट लीजिए और इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो कि आपने प्लेस किया है स्लिट के सामने। म्यू माइनस 1 हो गया 0.5 और टी का वैल्यू दिया गया, थिकनेस दिया गया, जहां थिकनेस क्या है 2 माइक्रोमीटर, दैट इज 2 × 10⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर, दैट इज 5 × 10⁻⁷, और इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 आएगा। अब चूंकि ये अपर स्लिट पे रखा गया है तो आप इसको बोल सकते हो कि 2 फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। सो आंसर देखो, आंसर आपको सी हो जाएगा। अब इसका थ्योरी एक बार समझ लेते हैं, बिकॉज बिना थ्योरी के आप ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आए उसको आप ढंग से समझ नहीं पाओगे। So shifting of fringe pattern in case of Young's double slit experiment, if a glass or a transparent thin film of mica is put in the path of one of the wave, then the whole fringe pattern gets shifted. However, the fringe width remains same. So ये सब कुछ important points है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। If glass is put in the path of upper wave बोलो या upper slit बोलो, ठीक है, upper slit fringe pattern shift upward. If glass is placed in the path of lower wave, fringe pattern shift downward. So ये सब कहाँ से आया, इसके लिए पहले हम लोग समझेंगे equivalent relation between glass and air, बहुत ही important है। देखो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या चीज। ये बेसिकली है कि किसी मीडियम को यदि हमको एयर से रिप्लेस करना होगा तो मीडियम का लेंथ क्या करेंगे। सपोज करो कि x लेंथ का कोई ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है, म्यूजी, और म्यूजी यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसमें जो लाइट जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी घट जाता है। सो वीजी हो जाएगा आपको सी बाई म्यूजी। क्लियर है। अब एक लाइट रे आई इधर से, तो इस लाइट रे को इससे बाहर निकला, सपोज करो कि टी टाइम में, तो टी टाइम क्या हो जाएगा, मैं इसको टी ग्लास लिख देता हूं। सो टी ग्लास इज इक्वल टू हो गया x बाई वीजी, बिकॉज इसको x लेंथ ट्रेवल करना है और vg वेलोसिटी से करना है। अब वैल्यू रख दो x बाई सी बाई म्यू जी, तो ये हो गया x इंटू म्यू जी बाई सी। अब इस रिलेशन को देख रहे हो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, या वैक्यूम का वेलोसिटी, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये सेम चीज को आप मान सकते हो कि ये ना एयर पॉकेट हो गया, एयर जिसका लंबाई कितना हो गया, वहां पर x लेंथ था तो यहां पर हो जाएगा म्यू ग्लास इंटू x हो गया। समझे ना। देखो क्योंकि इसमें यदि आप टाइम निकालोगे टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा, देखो म्यू जी इंटू एक्स बाई सी, सेम आ गया ना। सो आप हमेशा ध्यान रखना ये हर एक मीडियम के लिए होता है। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसका थिकनेस यदि T1 है तो उसको आप एयर में यदि लेकर जाओगे या एयर में चेंज करोगे ना तो क्या हो जाएगा, T1 थिकनेस की जगह μ1 T1 थिकनेस हो जाएगा। सो यही कंसेप्ट को यहाँ पर लिखा गया है, x डिस्टेंस ऑफ ग्लास इज इक्वल टू म्यू एक्स लेंथ ऑफ एयर, जहां पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। सो एडिशनल पाथ लेंथ ड्यू टू ग्लास कितना आया है, ग्लास के कारण एडिशनल पाथ लेंथ क्या आया, पहले आपको एयर था, देखो इसको आपको अगले फिगर से अच्छे से पता चलेगा। पहले देखो यही था,
यहाँ पर टी थिकनेस का ग्लास मैंने डाल दिया, तो टी थिकनेस के ग्लास को आपने रिप्लेस कर दिया म्यू टी थिकनेस ऑफ एयर से, तो अब कितना लेंथ एक्स्ट्रा आ गया, अब आ गया है म्यू टी, पहले था टी, तो एक्स्ट्रा को अब डेल्टा लिखोगे, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना के बराबर हो गया, म्यू टी माइनस टी, यही एक्स्ट्रा हो गया ना। सो ये एडिशनल पाथ कितना हो गया, टी इंटू म्यू माइनस वन। सो यही कंसेप्ट है कि एडिशनल पाथ लेंथ कितना ये स्लिट इंट्रोड्यूस किया, वो होता है थिकनेस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन, और इसी कंसेप्ट पर पूरा बेस्ड होगा प्रॉब्लम। सो ये फर्स्ट केस है, यदि ट्रांसपेरेंट ग्लास इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अपर वेव। अब हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं, यदि ट्रांसपेरेंट ग्लास इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अपर वेव। अपर वेव में यदि ट्रांसपेरेंट ग्लास को प्लेस किया जाए टी थिकनेस का, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो क्या होगा। सो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि पाथ डिफरेंस विदाउट ग्लास में क्या होगा। सो आपको मालूम है, कोई पॉइंट यदि P ले रहे हो जो कि सेंट्रल ब्राइट से y डिस्टेंस पर है या सेंट्रल पॉइंट से y डिस्टेंस पर है, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, S2P माइनस S1P, ये मुझे पता है, और ये इक्वल होता है d साइन थीटा के, यदि ये एंगल थीटा है तो। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये जो है ना, ये एंगल भी आपको थीटा होता है, और आप बोलते हो d साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू होगा y बाई कैपिटल D, दैट इज d इंटू वाई बाई कैपिटल D। यही आपको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमने एक ग्लास स्लैब को डाला, तो क्या अंतर आएगा। सो मैं लिखता हूं यहाँ पर पाथ डिफरेंस ओल्ड, जो पहला पाथ डिफरेंस था वो क्या था, S2P माइनस S1P। अब ग्लास को जब ऐड कर दिए तो आप लिखोगे पाथ डिफरेंस न्यू, तो न्यू क्या है, S2P में तो कुछ अंतर नहीं आया, तो S2P, S1P में जरूर अंतर आया है, वो क्या हो गया, S1P जो पुराना वाला था प्लस एक एडिशनल आ गया म्यू माइनस वन इंटू टी। ये कहां से आया, ये क्या है, एडिशनल पाथ ड्यू टू ग्लास। ये हम लोग ने देखा है अभी कि ग्लास डालने से या कोई एक दूसरा मीडियम डालने से उसको एयर के इक्विवेलेंट करते हैं तो क्या एडिशनल पाथ आता है। सो अब देखो कि ये जो पाथ डिफरेंस आया वो आया S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी, जहां टी थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही आपको पाथ डिफरेंस हो गया। और ये यदि आपको n लैम्डा के इक्वल होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई 2 के होगा तो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग का मोडस ऑपरेंडी यही है। सो क्लियरली यही सब चीज यहाँ पर किया गया है। देखो पाथ डिफरेंस हो गया d इंटू वाई बाई डी, जो कि S2P माइनस S1P के इक्वल है, माइनस म्यू माइनस वन टी बाई टी, और मैक्सिमा के लिए n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई डी प्लस म्यू माइनस वन टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। क्लियर है। तो अब देखो ये y का वैल्यू, अब n का वैल्यू आप यदि 0 रखते हो तो y का वैल्यू क्या हो गया, म्यू माइनस वन टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। y का वैल्यू यही आया ना। तो जहां पहले n इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या था, जब n इज इक्वल टू 0 ले रहे थे तो यहां पर आ रहा था, सेंट्रल ब्राइट जो पॉइंट है यहां पर आ रहा था, ठीक है, CB पे आ रहा था। अब n इज इक्वल टू 0 देख रहे हो, ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। सो इसका मतलब जो सेंट्रल ब्राइट जो पहले था वो उठ करके कहीं एक दूसरे पॉइंट पर थोड़ा ऊपर में आ गया होगा, और नीचे वाला कोई जो ब्राइट होगा या डार्क होगा जो भी होगा वो यहाँ पर आया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो जब आप अपर स्लिट में, अपर वेव में आप यदि डालते हो कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास तो क्या होता है, जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो म्यू माइनस वन टी इंटू कैपिटल D बाई डी से शिफ्ट होता है। सो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। सेंट्रल मैक्सिमा नाउ शिफ्टेड टू दिस वैल्यू, और आपको मालूम है कि बीटा का वैल्यू होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। सो कैपिटल D बाई स्मॉल डी को आप लिख सकते हो दैट इज D बाई डी इज इक्वल टू बीटा बाई लैम्डा। सो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, अपर में डालने पर। फ्रिंज विड्थ में कोई अंतर नहीं आता है। अब कितना फ्रिंज ऊपर गया उसके लिए कितना से ये शिफ्ट हुआ डिवाइडेड बाई बीटा कर दो। सो इतना से शिफ्ट हुआ,
इतना से ये आपको ये जो पॉइंट था ना सेंट्रल ब्राइट, ये ऊपर शिफ्ट हुआ। सो इसको यदि आप बीटा से डिवाइड कर दोगे, मीन्स एक फ्रिंज के विड्थ से डिवाइड कर दोगे, तो यही हो जाएगा कितना नंबर ऑफ फ्रिंज ऊपर गया। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। कोई पॉइंट यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट था, वो अब यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछेगा कितना फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हुआ। सो क्लियरली इस पीरियड में, इस डिस्टेंस में जितना फ्रिंजेस है ना उतना शिफ्ट हुआ। सो इसलिए फ्रिंज विड्थ से मैंने डिवाइड किया। एंड शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। देखो ये शिफ्ट है ना, ये वाई, ये क्या लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये आपको म्यू पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी पे डिपेंड कर रहा है और स्मॉल डी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो क्लियरली द फ्रिंज इज शिफ्टेड अपवर्ड बाय डेल्टा वाई म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एंड फ्रिंज विड्थ को यदि आप कैलकुलेट करते हो तो सेम आता है। फिर आपसे कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, उसके लिए आप फ्रिंज विड्थ से जो हाइट से शिफ्ट हुआ उसको डिवाइड करोगे और ये वैल्यू आया था जो हम लोगों ने देख लिया। साथ ही कभी कभी पूछता है कि थिकनेस क्या हुआ। लाइक आपसे पूछा इस टाइप का प्रॉब्लम कि लेट्स से कि n नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ, n फ्रिंजेस आर शिफ्टेड अपवर्ड एंड म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप निकालो, और वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा है, तो आप निकालो कि थिकनेस टी का वैल्यू क्या है। सो आपको मालूम है कि फ्रिंजेस का फॉर्मूला n आपने निकाला म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा। सो क्लियरली आप यहां से t का वैल्यू निकाल दोगे n लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो आपको जो जो फॉर्मूला याद रखना है वो है कि y कितना से शिफ्ट हुआ? म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, डेट इज म्यू माइनस 1 टी बीटा बाई लैम्डा। एक ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है कितना फ्रिंज से शिफ्ट हुआ, तो उसके लिए आप डिवाइड कर दोगे इसको फ्रिंज विड्थ से। सो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यदि ट्रांसपेरेंट ग्लास को लोअर वेव में शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। सो देखो इस केस में क्या होगा कि पार्ट डिफरेंस, फिर से लिखो पार्ट डिफरेंस ओल्ड पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P, और पार्ट डिफरेंस न्यू, पार्ट डिफरेंस S2P में अंतर आया है। देखो यहाँ पर किसमें अंतर आया है, किसमें वेव है? S2P में है। सो अब पार्ट डिफरेंस न्यू लिखोगे S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1P, एंड इट इज इक्वल टू S2P माइनस S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आपको मालूम है कि S2P माइनस S1P कितना के इक्वल होता है? D इंटू वाई बाई कैपिटल डी के। क्लियर है? सो दिस प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, यदि n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव। तो देखो यही सब काम किया गया होगा। पार्ट डिफरेंस विदाउट ग्लास निकाल लिए, और अब जब हम लोग ग्लास डाल दिए तो नीचे वाले में डाले हैं तो S2P में हम लोग जोड़ देंगे। सो अब क्या हो जाएगा? ज्यादा पार्ट डिफरेंस हो गया, और इसको आप n लैम्डा के इक्वल कर दिया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो y का वैल्यू निकल गया। अब ये देखो कि n का वैल्यू आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस म्यू माइनस 1 t इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, सो अब माइनस का मतलब क्या हो गया कि नीचे आ गया। जो सेंट्रल ब्राइट जो यहाँ पर बन रहा था नॉर्मल केस में जब कुछ नहीं था, तो यही अब सेंट्रल ब्राइट अब कहाँ पर बन रहा है? n इज इक्वल टू 0 का पॉइंट कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और कितना से नीचे आया? ये नीचे जो आया है वो है म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी। जैसे अपने अपर के केस में देखा था वैसा ही है, बस ये है कि अपर में डालते हो तो ऊपर शिफ्ट होता है, लोअर में डालते हो तो नीचे शिफ्ट होता है। अब कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ, इसके लिए फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे, बीटा से डिवाइड कर दोगे, दैट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी से डिवाइड कर दोगे, और ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस डाउनवर्ड म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा, सेंट्रल मैक्सिमा नाउ शिफ्टेड टू this distance downward, no change in fringe width। कितना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आराम से कंसेप्चुअली बनाओगे तो मजेदार तरीके से बन जाएगा। प्रॉब्लम जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था। अब यदि ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम लोग दोनों में डाल दें, ऊपर में भी डाल दें, लोअर में भी डाल दें, तो क्या करेंगे? देखो ओरिजिनल पाथ डिफरेंस था d sin थीटा, दैट इज इक्वल टू d tan थीटा
दैट इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई डी। यही था ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस। और ये है ओल्ड केस में आपको S2P माइनस S1P। क्लियर है। अब ये डाले, सबसे ऊपर वाला डाले, तो ऊपर वाला क्या करेगा कि ये जो पार्ट डिफरेंस है ना उसको घटाएगा, क्योंकि नीचे वाले के कारण आ रहा था पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू T1, म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1। और नीचे वाला पार्ट डिफरेंस को बढ़ा देगा, तो आप कर दोगे प्लस म्यू 2 माइनस 1 इंटू T2। तो ये देख रहे हो एक स्टेप में बन रहा है। लेकिन आप यदि इसको बेसिक से समझना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, न्यू पार्ट डिफरेंस S2P प्लस T2 म्यू 2 माइनस 1 माइनस S1P प्लस T1 म्यू 1 माइनस 1। और फिर वैसे ही करोगे तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस यही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आपने दोनों के कारण देखा। और पार्ट डिफरेंस चूंकि नीचे वाला जो स्लिट है वो क्रिएट करता है, इसलिए इसके कारण जो पार्ट डिफरेंस था उसको आपने पॉजिटिव साइन के साथ लिया, और ऊपर वाले के कारण आपने निगेटिव साइन के साथ लिया। और यही आपने कर दिया d इंटू वाई बाई डी प्लस दिस पार्ट डिफरेंस, और इसको n लैम्डा के इक्वल कर दिया तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, और 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दिया तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। सो पार्ट डिफरेंस को मैंने किया n लैम्डा के इक्वल, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। सो d इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस T1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू 2 माइनस 1। और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये जो y का वैल्यू n के अकॉर्डिंग रहेगा, मीन्स कि यहाँ पर n है इसलिए मैंने यहाँ पर yn लिखा हूँ। ठीक है। सो yn इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस T2 म्यू 2 माइनस 1। ये मेरा आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। क्लियरली सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप n का वैल्यू 0 लोगे, और यहाँ से y0 का वैल्यू आया T1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू 2 माइनस 1 d बाई डी। मीन्स कि पहले जो सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर बनता था अब वो कहाँ हो गया, अब वो ऊपर शिफ्ट हो गया। कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, T1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू 2 माइनस 1 इंटू, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, उसके कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो यहाँ से ये इतना डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। अब यदि ये टर्म पॉजिटिव होगा, ये टर्म पॉजिटिव होगा, तब तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। लेकिन यदि ये टर्म निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब कि हम लोगों ने जो ऊपर जो वैल्यू लिया था ना वो ऊपर नहीं है बल्कि नीचे है। क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव हम लोग मान रहे हैं अभी। सो यदि T1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, देन सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट्स अपवर्ड। ठीक है, मीन्स कि पूरा फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। कितना से शिफ्ट हुआ है, इतना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। किस डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है, इस डिस्टेंस से। और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए, आपसे सपोज करोगे पूछेगा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तब क्या करोगे, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे, और तब क्या हो जाएगा वैल्यू, T1 म्यू 1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। क्लियर है, ठीक है, बिकॉज आपने बीटा से डिवाइड कर दिया इसको। तो फ्रिंज विड्थ अपवर्ड शिफ्ट होगा यदि ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा ये टर्म तो सेंट्रल ब्राइट जो था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये इक्वल हो जाएगा तो नो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये आपसे एग्जाम में करके पूछता है कि जो है ना ऊपर वाला जो स्लिट है उसमें T1 म्यू 1 का डाल दिया गया और नीचे वाले स्लिट में डाल दिया गया T2 म्यू 2 का, और क्या कंडीशन होगा कि जो सेंट्रल ब्राइट है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हो, तो कंडीशन क्या होगा, ये वाला कंडीशन होगा। क्लियर है, बहुत ही आसान कंसेप्ट था, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूजुअली कोई बताते नहीं है कि यदि सारा होल जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोग कर रहे हैं वो एयर की जगह किसी दूसरे मीडियम में करे और ट्रांसपेरेंट शीट को प्लेस कर दे, तब क्या होगा। इस पर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ये बहुत एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होगा। तो इस केस में जो शिफ्ट इन द फ्रिंज होगा ना, हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल केस में क्या था, म्यू माइनस 1 T इंटू
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यदि ऊपर में करेंगे तो इतना से ऊपर में चला जाएगा, यदि नीचे वाले में टी थिकनेस का डालेंगे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो इतना से ये नीचे चला जाएगा। लेकिन यदि मीडियम चेंज कर देंगे, एयर की जगह दूसरा मीडियम कर देंगे, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम। मीन्स कि पहले जो आपको था म्यू एयर ग्लास, that is mu glass by mu air का वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं, that is equal to mu glass था जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसकी जगह अब क्या हो जाएगा मीडियम mu ग्लास, that is क्या हो जाएगा म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम। ठीक है, यहाँ पर ग्लास नहीं कुछ और भी चीज आपको ट्रांसपेरेंट डालोगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और इसी पर एक बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज द ग्लास ऑफ थिकनेस टी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज प्लेस्ड इन अ वाटर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, देन व्हाट विल बी द शिफ्ट इन फ्रिंज अपवर्ड। अपवर्ड लिखने का मतलब क्या हो गया कि जो ग्लास थिकनेस प्लेस किया गया है वो ऊपर वाले स्लिट S1 पे किया गया होगा। क्लियर है, तो शिफ्ट के लिए आप क्या करोगे, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम -1 टी इंटू डी बाई डी, और इसका वैल्यू क्या आ गया टी इंटू डी डिवाइडेड बाई 8d। अब सपोज करो कि आपको लैम्डा यदि वेवलेंथ दिया जाए तो आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए हैं। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट करने के लिए टी कैपिटल डी बाई 8 स्मॉल डी, और इसको फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, फ्रिंज विड्थ हुआ लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो ये हो गया आपको टी बाई ए डी लैम्डा। सो ये सब देख रहे हो, ये सब बहुत आसानी से आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो यदि आपके बेसिक्स क्लियर है। सो बेसिक्स क्लियर करने पर बहुत ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर कम ध्यान दो, और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने की जरूरत होती है। सो आइए हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सारे प्रॉब्लम्स आपको नीट, एम्स और जेईई के भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ही कंसेप्चुअल हैं जो कि पिछले साल कुछ सालों में पूछे गए हैं, आपको देख करके मजा आ जाएगा। सो एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। पहला है प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है। सो जब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम का लेवल कैसे धीरे से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। सो आइए एक करके देख रहे हैं हम लोग। ये जो एम्स 2018 का प्रॉब्लम है ये बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ अ थिन फिल्म इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट देन द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रेट अवे रॉन्ग है, आप जिस स्लिट के सामने रखोगे फ्रिंज पैटर्न उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अपर स्लिट में रखोगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, लोअर स्लिट में करोगे तो नीचे होगा। यहाँ बोल रहा है अपर स्लिट में किया गया और डाउनवर्ड हुआ। दूसरा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ आर अनइक्वल देन द मिनिमा विल बी कंप्लीटली डार्क। ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि स्लिट विड्थ जब इक्वल होता है तब मिनिमा कंप्लीटली डार्क होता है। यदि स्लिट विड्थ अनइक्वल होगा तो जो मिनिमा होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। देख रहे हो, तो ये अनइक्वल है, इसलिए जो इंटेंसिटी होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सो असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, एम्स 1999 में पूछा है, 2004 में पूछा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट टू स्लिट्स A and B as shown in the figure below. The interference fringes are observed on a screen placed in front of slit. Now a thin glass plate is placed normally to the path of beam coming from slit A. Then आपसे पूछा फ्रिंज विड्थ, तो क्या होता है, फ्रिंज विड्थ सेम रहता है। सो देयर विल नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। बच्चे का सवाल था, हलवा था। आगे बढ़ते हैं, ये आपको एम्स 2000 से मैं पिक किया हूं। इफ द लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 passes through a material of thickness D then the intensity will be। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो आपने कुछ बताया ही नहीं, तो कैसे बनेगा? देखो डी थिकनेस का है, ठीक है, ये आपको डी थिकनेस का है। सो इंटेंसिटी यदि यहाँ पर I0 है तो ये कंप्लीटली अलाउ नहीं करेगा, ये कुछ कमेगा। मीन्स कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी जाएगा वो I डैश होगा और I डैश डेफिनेटली I0 से छोटा होना चाहिए। तो देख लो कौन सा छोटा दिखा रहा है, ये है पहला ऑप्शन। देखते हैं I इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर d लैम्डा। सो क्लियरली d का वैल्यू अब बढ़ाओगे तो e टू दी पावर d लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा और I का वैल्यू क्या होगा,
होगा, घटेगा। सो ये तो अपना फिट बैठ रहा है। ए बी को देखते हैं, बी क्या बोल रहा है, आई इज इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर डी लैम्डा। सो क्लियरली डी बढ़ाने पर ई टू द पावर डी लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा और आई का वैल्यू बढ़ेगा, जो कि असंभव है। आप जो इंटेंसिटी की लाइट रे आ रही है उससे ज्यादा की निकल जाएगी, ऐसा कैसे संभव है? तो ये तो गलत हो गया। ये देखते हैं, इसमें देखो कि ये भी आपको रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? क्योंकि आप सपोज करो कि डी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 कर रहे हो, बहुत थिन कर दिए, मीन्स कि एकदम पतला किए। तो यहाँ पर जितना आई 0 से आया होगा ऑलमोस्ट उतना ही से निकल जाएगा। मीन्स कि जब डी का वैल्यू 0 रखते हो तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई 0 1 माइनस ई टू डी पावर अप्रोक्सीमेटली 0 मान लो, that is I0 1 minus 1 that is 0। मीन्स कि बोल रहा है कि एकदम पतला रखोगे तो बाहर निकलेगा जो लाइट वो 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सो क्लियरली ये भी रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन से आपको ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी ऑप्शन से भी इलिमिनेट करना सीखिए। अगला प्रॉब्लम, ये आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जो कि जेई से लिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इन अ ideal double slit experiment, when a glass plate of refractive index 1.5 of thickness t is introduced in the path of one of the interfering beam of wavelength lambda, the intensity at a position where central maxima occurred previously remains unchanged. The minimum thickness of glass plate is। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिर आपको और फर्दर समझाऊंगा, आपको मजा आएगा इस प्रॉब्लम को। और इनफैक्ट इस प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है ना, उसी से आने वाले जो 3-4 हाईली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। सो ये आपको मान लो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है, ये S1 है, ये S2 है। सो आपसे बोल रहा है कि अभी यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको मैक्सिमा मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्ट डिफरेंस था S2P माइनस S1P एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट हो गया। अब बोल रहा है कि एक के सामने सपोज करो S1 के सामने एक स्लिट लगा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, थिकनेस T है। तो ये क्या हो गया ना, फिर से यहाँ पर ब्राइट आ गया। तो देखो यहाँ पर ब्राइट होगा, फिर सपोज करो यहाँ पर ब्राइट है, यहाँ पर ब्राइट है, ऐसे नीचे में यहाँ पर ब्राइट है, यहाँ पर ब्राइट है। तो ये क्या हुआ होगा, यहाँ पर स्लिट डालने के कारण ये इसका वाला ये जो ब्राइट है उठकर यहाँ पर आ गया होगा और नीचे वाला ब्राइट आ गया होगा, या ये ब्राइट उठ करके दूसरे पे चला गया होगा और दूसरा वाला ब्राइट आ गया होगा। मीन्स कि ये जो स्लिट ने जो पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया ना, वो कितना के इक्वल होगा। अब देखो मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम कब आएगा, जब S2P माइनस S1P हो गया n लैम्डा के इक्वल, जहां n का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब ये स्लिट डालने पर एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, यदि ऊपर में डालो या नीचे में डालो, ये S2P माइनस S1P प्लस माइनस जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस यही होता है म्यू माइनस 1t। मैं प्लस माइनस इसलिए लिखा, यदि ऊपर में रखोगे तो माइनस साइन का यूज करोगे, नीचे में स्लिट रखो, सपोज करो यहां पर रख दिए तो यहां प्लस का यूज कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू n लैम्डा। अब मैक्सिमा का कंडीशन ही समझ रहे हो। सो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू हो गया n लैम्डा माइनस प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो ये अभी भी यदि n इंटू लैम्डा के इक्वल रहे तो इसका मतलब ये वाला जो है ना अंदर वाला, वो किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा के। ये आप n1 लैम्डा कर दो, ठीक है, समझे या नहीं समझे। मीन्स कि ये अंदर वाला ये क्या हो, मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, माइनस या प्लस ये क्या हो, मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है, तब ये होगा n1 इंटू लैम्डा। मीन्स कि ये भी तब मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। क्लियर है, समझे। मीन्स कि यदि ये वाला ब्राइट आए या ये वाला ब्राइट आए या नीचे वाला ब्राइट आए, कोई भी ब्राइट आए, ठीक है, वो तभी संभव है जब म्यू माइनस 1 इंटू टी इज अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्यों, क्योंकि यही मेरा है पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लिट। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछिए, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सो आप क्या लिखोगे, ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, और n
इनफैक्ट थिकनेस निकालना है, T इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 एंड फॉर, देखो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है मिनिमम थिकनेस। मिनिमम थिकनेस के लिए, सबसे कम थिकनेस के लिए मानोगे ये वाला जो ब्राइट है ना, यही उठ करके आ जाए यहाँ पर। सो फॉर मिनिमम थिकनेस n is equal to 1 and t minimum is equal to lambda divided by mu minus 1। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो यहाँ पर किए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि मान लेते हैं आपको ये पूछे ना कि यहाँ पर कोई एक मिनिमा का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो उसी हिसाब से ये चीज चेंज होगा। सो ये फिर हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। देखो म्यू का वैल्यू कितना है, ये है 1.5। सो 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो आंसर देखो तो 2 लैम्डा कोई है, डेफिनेटली ए है। सो आंसर ए होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज आपको समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे आप पूछिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम देखो नीट में भी पूछते हैं और जेई में भी पूछते हैं, और बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छा प्रॉब्लम है। देखो ये बोल रहा है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो एट सम एंगल थीटा पे फॉल कर रहा है। सो अब देखो कि यदि ये ऐसे आता है डायरेक्ट, तो आप क्या बोलते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, मीन्स कि 0 डिग्री पर फॉल कर रहा है। अब थीटा एंगल पर फॉल कर रहा है तो थीटा ऑब्वियसली आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे। सो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दोगे तो बेसिकली अब रेज ऐसे आ रहा है, ठीक है, मीन्स कि ये एंगल कितना है, थीटा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यही एंगल देखो थीटा है। सो ये एंगल थीटा है जो कि यहाँ पर इस एंगल से दिखाया गया है। क्लियर है, समझ गए कैसे आ रहा है। तो अब आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। सो दो लाइट रे है, एक लाइट रे ये आ रहा है, दूसरा लाइट रे ये आ रहा है। तो इस लाइट रे के इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा है, इस पर जानने के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सो ये इक्विवेलेंट पॉइंट निकलेगा। मीन्स कि यदि ये S2 है तो आप S2 डैश ये बोलोगे तो S2 और S2 डैश एक फेज में होगा। तो जो पाथ डिफरेंस जो आया वो कितना, इसके इक्वल आया। मैं यहाँ पर फिगर से दिखा देता हूँ। देखो ये है आपको D है और बेसिकली यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और उस कारण से ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। तो क्लियरली ये लेंथ हो गया आपको D साइन थीटा। अब क्या है कि यदि S2 से यहाँ पर O पर लाइट रे आया और S1 से जब आएगा तो डेफिनेटली ये जो S1 है ना उसको ज्यादा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट कर दिया, D साइन थीटा। क्यों D साइन थीटा किया, क्योंकि S2 डैश है S1 के फेज में। तो क्लियरली यहाँ से ये इसको एक्स्ट्रा दूरी तय करना पड़ा D साइन थीटा। सो एक चीज तो इसके कारण पाथ डिफरेंस S1 के कारण क्या आया, D साइन थीटा यहाँ पर आने में। अब ये आपने एक स्लिट लगा दिया तो इसके कारण जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आया वो कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी एडिशनल पाथ डिफरेंस। सो यहाँ पर जो आ रहा है वो नेट पाथ डिफरेंस क्या हुआ, नेट पाथ डिफरेंस S1 के कारण D साइन थीटा से बढ़ गया, लेकिन S2 के कारण जो म्यू माइनस 1 से बढ़ा तो ये इसको घटा देगा। आपको निकालना है नेट पाथ डिफरेंस। तो S1 के कारण इतना से बढ़ गया था और S2 के कारण इतना से बढ़ा, तो नेट कितना से बढ़ा, तो इन दोनों के डिफरेंस से बढ़ा। क्लियर है। अब यही आपको समझना था, ये समझ लिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर ऑब्टेन्ड होगा O पर कि नहीं। तो अब देखो कि O पर होगा या वो होगा या बिलो होगा या एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन द थीटा। सो ये जो नेट पाथ डिफरेंस है ना, यदि ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस यहाँ तक पहुंचने का पॉइंट है, O तक पहुंचने तक का पॉइंट का है। सो यदि ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, एट O। सो कंडीशन फॉर ब्राइट, देखो ये सब ना बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ब्राइट फ्रिंज एट O के लिए क्या हो जाएगा, D साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा T इज इक्वल टू D साइन थीटा बाई म्यू माइनस 1। क्लियर है। आपको सपोज करो थिकनेस का वैल्यू निकालने को कहे तो ऐसे करके निकाल लोगे। फिर एबोव O के लिए कंडीशन क्या होगा, सपोज करो कि लेट D साइन थीटा इज ग्रेटर देन
म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो S1 से जो आ रहा है ना उसका पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मीन्स कि ये वाला लेंथ ना लंबा हो जा रहा है। तो आप इसको O के पास ले जाओगे, यहां पर ले जाए, सपोज करो कि O डैश पर नहीं ले गए, ऊपर में ले गए, तो यहां पर आने में पार्ट डिफरेंस अब कम लगेगा। और इस कारण से आप बोल सकते हो कि लाइट रे जो S2 डैश से S1 में आया, फिर यहां पर O तक आया, O डैश तक आया, और S2 से ये O डैश तक आया, वो इक्वल हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? ध्यान से समझो, d साइन थीटा यदि म्यू माइनस 1 इंटू टी से बड़ा होगा तो आपको S1 के पास ले जाना होगा ताकि ये जो टर्म है ना पार्ट डिफरेंस, ये घटे। क्लियर है? और ये फिर हो जाएगा एबोव O का कंडीशन। बिलो O में आओ, इसको मान लो मैं O डबल डैश जानता हूं, O से नीचे में आ रहा हूं, तो ये क्या हुआ, यदि d साइन थीटा इज लेस देन म्यू माइनस 1 इंटू टी, मीन्स कि ये जो स्लैब डाले ना इसके कारण पार्ट डिफरेंस ना ज्यादा से बढ़ गया। तो अब आपको इसके कारण जो पार्ट डिफरेंस है d साइन थीटा, इसको भी बढ़ाना होगा। तो S1 से आपको नीचे की तरफ दूर ले जाना होगा और S2 के पास ले जाना होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बिलो O। सो बिलो O के लिए कंडीशन ये होगा, एबोव O के लिए कंडीशन ये होगा, और आपको ब्राइट फ्रिंज एट O के लिए कंडीशन ये होगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। सो एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन द थीटा थिकनेस ऑफ प्लेट टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास, ये आपको आंसर होगा। कहां पर बनेगा, इसके लिए एनीवेयर होगा, और कब ये एट O होगा, कब एबोव O होगा, कब बिलो O होगा, उसके लिए तीनों का कंडीशन हम लोग डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? देखो, एक थिन पेपर है जिसका थिकनेस है T इज इक्वल टू 0.2 mm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45 इज इक्वल टू म्यू, इज पेस्टेड अक्रॉस वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो आपके पास में देखो, इसीलिए बोलते हैं कंसेप्ट सीखोगे ना तो सब सवाल गट 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 बनेगा। यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। अब पेपर क्या है, ट्रांसमिट करता है 4/9 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ये S1 है, ये S2 है, तो ये S1 जो है ना 4/9 को ही आने देता है। सपोज करो यहाँ पर I इंटेंसिटी था, यहाँ पर भी I था, तो इससे जो निकला ना वो क्या आया, 4/9 I निकला। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। सो आपको पहला निकालना है I max बाई I min। बहुत आसानी से निकाल दोगे। आपको I max बाई I min का फॉर्मूला हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में देखा था। वो क्या था, स्क्वायर रूट I प्लस स्क्वायर रूट 4/9 I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट I माइनस स्क्वायर रूट 4/9 I का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ गया। सो ये हुआ, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। सो 5/1 का होल स्क्वायर 25:1। देखो कितना आसानी से आंसर निकाल गया। ये आपको नीट में पूछ देगा, यही सवाल आपको नीट में यहां तक पूछ के छोड़ देगा। लेकिन नीट में इसका पार्ट बी भी आ सकता है, जेई मेंस में भी इसका पार्ट बी भी आ सकता है। ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा। सो हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पीस ऑफ पेपर इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट ऑल्सो। सो यहाँ पर भी लगा दिए तो क्या होगा, कितना ये बोल रहा है कि सेंट्रल ब्राइट या सेंटर से क्रॉस कर जाएगा। तो इसको भी S2 को इसको हटा दोगे तो अभी क्या है ना कि सेंट्रल ब्राइट सपोज करो कि यहाँ से आ गया, O डैश पे आ गया, क्योंकि आपने S1 पे लगाया। जैसे S2 पर लगाओगे फिर से सेंट्रल ब्राइट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे वाला जो O डबल डैश था वो पहले पर चिपकाने पर जो यहां पर आया था फिर से यहां पर आ गया। तो कितना से शिफ्ट हुआ, तो इतना ही से शिफ्ट हुआ। इतना हाइट में कितने आपको फ्रिंजेस है वो कैलकुलेट करने होंगे। फ्रिंजेस तो आपको मालूम है कि फ्रिंजेस कितने होते हैं, म्यू माइनस 1 T बाई लैम्डा। वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। सो 0.45 T का वैल्यू है देखो 2 इंटू 10 टू द पावर -5, लैम्डा का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -7। देखो आपको यदि डाउट हो रहा है ना तो अब शुरू से जो पिछला वाला वीडियो है वो भी देखो, ठीक है, और थ्योरी को ढंग से पढ़ो तब आपको समझ में आ जाएगा। सो 10 टू द पावर -2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 0.15
और ये हो गया 15। सो आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखो 15, एक लाइन में निकल गया। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जेई 2009 का है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही कंसेप्चुअल। ठीक है, सो ये जो दो प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं वो एक्सक्लूसिवली जेई के लिए। नीट वाले चाहे तो बस कंसेप्ट सीखने के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। सो बोल रहा है कॉलम 1 shows 4 situations of Young's double slit arrangement with screen placed far away from the slit S1 and S2. In each of the cases S1 P0 is equal to S2 P0. मीन्स कि ये जो P0 का पॉइंट है ना, ये आपको सेंट्रल ब्राइट का केस है। ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट का केस है। और S1 P1 माइनस S2 P1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। मीन्स कि यहाँ पर आप देखते हो ना, यहां पर आओगे तो जो पाथ डिफरेंस बोल रहा है फाई, वो मीन्स कि पहले मैं बोलता हूं पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 4, और लैम्डा बाई 4 के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देखो पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 4, तो फेज डिफरेंस होगा क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा। सो ये क्लियरली हो गया पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो गया। फिर बोल रहा है कि S1 P2 एंड S2 P2, ये जो पॉइंट P2 है ना, यहां पर के लिए बोला है डिफरेंस है लैम्डा बाई 3 के, तो फेज डिफरेंस होगा क्या होगा 2 पाई बाई 3, मीन्स कि 120 डिग्री। सो ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री हो गया, ये हमने लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है द थिकनेस ऑफ शीट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस, द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव रीचिंग a point P on screen from two slits are denoted by delta P, मीन्स कि फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पर हम लोग डेल्टा P से डिनोट करते हैं और इंटेंसिटी को IP से डिनोट करते हैं, और इसको मैच कराना है। अब ये देखो सवाल ना क्लासिकल सवाल है, लर्निंग का एकदम खान है। अब देखो क्या निकालना है, पहला केस है जब ये वाला, इसमें कहीं पर आपको कोई स्लिट नहीं प्लेस किया गया है, तो क्लियरली ये जो सेंट्रल ब्राइट है यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होगा फाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर बोल सकते हो डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट। आपने देखा है इसमें थ्योरी में, इसी से डिनोट कर रहा है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, देखो फेज डिफरेंस को डिनोट कर रहा है डेल्टा पी से, और इंटेंसिटी उस पॉइंट पर दिखा रहा है आई पी से। सो ये डेल्टा P0 क्या होगा, यहाँ पर कोई आपको फेज डिफरेंस नहीं है तो ये 0 के इक्वल होगा, और जब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है तो मैक्सिमम होता है, सो IP0 होगा आपको मैक्सिमम। अब देखो इसमें से कौन है, डेल्टा P0 0 के इक्वल हो गया, ये वाला है, और IP0 इज ग्रेटर देन IP1, भाई मैक्सिमम है तो P1 से ज्यादा ही है। सो ए का ऑप्शन होगा P एंड S। क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं, बी क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला जो स्लिट है उसमें हमने एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म डाल दिया, और कंडीशन क्या दिया, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। सो ये मेरा P0 है, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है। सो क्लियरली इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस, एडिशनल पार्ट डिफरेंस स्लिट ने इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये कितना के इक्वल होता है, ये आपको इक्वल हो गया पाई बाई 2 के इक्वल। मीन्स कि ऊपर में ये जो मैक्सिमा है ना वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर पार्ट डिफरेंस पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 पार्ट डिफरेंस कहां पर है, P1 पे है। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस पाई बाई 2 है, P2 पे 2 पाई बाई 3 है। तो यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, अब आ जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमम यहां पर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो डेल्टा P1 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि P1 पर अब फेज डिफरेंस जो आएगा ना, ये लाइट यहां से और ये यहां से, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसलिए 0 हुआ क्योंकि इसने एक एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया है। यदि ये नहीं रखा रहता तो यहां पर होता, ये आ गया और ये कंडीशन थी तो ये ऊपर में इतना से आया पाई बाई 2 से। सो ये बी का आपको क्यू करेक्ट है। ठीक है, बाकी इंटेंसिटी के बारे में देखोगे तो IP1 का इंटेंसिटी हाईएस्ट होगा, और ये दोनों में IP1 क्या है, कम दिखा रहा है। सो ये दोनों नहीं होगा। अब आते हैं सी क्या बोल रहा है, सी भाई साहब ये कंडीशन बोल रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कितने होता है, ये होता है पाई, देखो इसको आप फेज डिफरेंस में चेंज करो,
सो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज पाई का ये फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया। ये आपको पाई बाई 2 है 90 डिग्री, ये आपको 120 डिग्री है, इसके ऊपर कहीं होगा 180 डिग्री। सो ये 180 डिग्री का जो पॉइंट होगा ना, सपोज करो हम लोग उसको P3 डैश बोलते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा मैक्सिमा, क्योंकि इसने अब ज्यादा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो वेव आएगी ना वो मैक्सिमम में आएगा। सो 180 डिग्री पर मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और माइनस 180 डिग्री पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? देखिए कंफ्यूज मत होइए। सपोज कीजिए कि आप किसी वेव को देख रहे हैं, तो वेव को का यदि एक मैक्सिमा आपको 90 डिग्री पर मिल रहा है, तो मिनिमा ना उससे कितने 180 डिग्री के बाद मिलेगा। दैट इज यहाँ पर आपको कितना हो गया 270 डिग्री। 180 डिग्री के बाद आपको कितना मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, और फिर 180 डिग्री के बाद मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको कितना हो गया, इसके बीच का जो एंगल हुआ वो क्या हुआ, 360 डिग्री। सो यही चीज है, 180 डिग्री पर यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, मीन्स कि यहाँ पर जो फेज है ना वो लीस्ट फेज है। तो उसके बाद 180 डिग्री नीचे आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको मिनिमम मिल जाएगा, और फिर 180 डिग्री नीचे आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक एक करके आप देखो कि कौन सा होगा। देखो डेल्टा P0 इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस डेल्टा P0 पर मैक्सिमम है, P0 पर आप बोलोगे अभी के लिए डेल्टा P0 इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई के इक्वल। डेल्टा P1 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं है। IP1 इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, तो 0 तो तब होगा जब मिनिमा होगा, सो ये भी नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P0 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P1, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P0 पर तो लीस्ट इंटेंसिटी है, तो ये भी नहीं होगा। यदि T देखो, इंटेंसिटी ऑफ P2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ P1, सो इंटेंसिटी ऑफ P2 मैक्सिमा के पास में है, और P1 क्या है, मिनिमा के पास में। देखो ये P2 है, ये P1 है, सो P2 मैक्सिमा के पास है, P1 मिनिमा के पास में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो आई थिंक ये आप समझ गए होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला और जबरदस्त है। इसमें ये बोल रहा है कि म्यू माइनस 1 T 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। सो इसको आप एंगल में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2, दैट इज 3 पाई बाई 2। सो क्लियरली ये ना 3 पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया। सो मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ये P0 से आप ऊपर जाओ 3 पाई बाई 2 एंगल ऊपर। सो मैं यहाँ पर फिगर से पहले बना देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ठीक है, सो ये देखो, ये सपोज करो कि P0 है, ये आपको क्या है P1 है, ये आपको P2 है, और ये आपको हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपको 120 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 कितना हुआ आपको 270 डिग्री। सो यहाँ पर कहीं 270 डिग्री। सो 270 डिग्री जो है ना, यहाँ पर जो दोनों वेव आएगी वो फेज में आ जाएगा। ये दोनों वेव क्या होगा, यहाँ पर फेज में होगा, मैक्सिमम होगा। अब 270 डिग्री से 180 डिग्री नीचे आओ, तो 180 डिग्री नीचे ये हुआ डिफरेंस ये, तो यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ फेज, मतलब कि आपको जो फेज डिफरेंस फाई कितना होगा, ये दोनों वेव कितना होगा, इन दोनों वेव आपको मिनिमम में मिलेगा। सो मिनिमा हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, फिर इससे आप आओगे 180 डिग्री और नीचे, मीन्स कि 90, और इससे 90 डिग्री नीचे आ जाओ, यहाँ पर 180 डिग्री का और डिफरेंस लाओ, तो यहाँ पर फिर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। अब एक एक करके आप ऑप्शन एक्सप्लोर करो, देखो कौन सा सही होगा। P तो नहीं होगा, P नहीं होगा, डेल्टा P0 इज इक्वल टू 0, वहां पर फेज डिफरेंस क्या 0 है, तो नहीं है। P1 पे फेज डिफरेंस 0 है, तो नहीं है। इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू 0, देखो हमने ऑप्शन देखने से पहले निकाल दिया इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ मिनिमा बन रहा है, आउट ऑफ फेज है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपको करेक्ट हो जाएगा R। सो R तो करेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखते S, इंटेंसिटी ऑफ P0 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ P1। क्लियर, ये सही है, ये मिनिमा बन रहा है, तो डेफिनेटली P0 का ज्यादा ही होगा, तो S भी करेक्ट हो गया। P1 पर देखो, P2 का भी इंटेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि P1 पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है।
सो आई थिंक ये समझ गए होंगे कंसेप्ट, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की जरूरत है। आपको डाउट हो तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम JEE 1999 से पिक किया गया हूँ, और मेरा इनफैक्ट ये प्रॉब्लम को लिखूं, बताऊं या नहीं बताऊं, इसी कश्मकश में था मैं, लेकिन फिर मैं इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। और आप लोग भले ही बड़े बड़े वीडियो नहीं देखना चाहे हो, लेकिन ना डेफिनेटली आपको सॉल्व करना चाहिए, अच्छे कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। सो आप नीट के स्टूडेंट हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ऐसे इसका पार्ट ए और पार्ट बी बहुत ही आसान है, सो नीट के स्टूडेंट को भी देखना चाहिए। सो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। The Young's double slit experiment is done in a medium of refractive index 4/3. A light of 600 nanometer wavelength is falling on the slits having 0.45 mm separation. The lower slit S2 is covered by a thin glass sheet of thickness 10.4 micrometer and refractive index 1.5. The interference pattern is observed on a screen placed 1.5 meter away from the slit. So सब चीज दिया गया है, हम लोग का जो स्टैंडर्ड टर्म है उसके ही फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। कैपिटल डी है ये आपको स्मॉल डी है, वेवलेंथ आपको लैम्डा है, और स्लिट का थिकनेस आपको टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मींस एयर में नहीं कर रहा है, और इसी के लिए मैं इस प्रॉब्लम को पिक किया हूं। तो म्यू मीडियम हो जाएगा, म्यू मीडियम इज इक्वल टू 4/3, जिसको हम लोग म्यू एम से दिखाएंगे, ठीक है, और जो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी से दिखाएंगे। अब आपको पूछ रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा का कहाँ पॉइंट होगा? स्लिट नीचे में लगाया गया तो नीचे में आ जाएगा, इसको हम लोग ओ डैश बोलेंगे। और इसका वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है, ये जो वाई जो डिस्टेंस आया ना नीचे y, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, यही होता है वैल्यू, आपको मालूम है। सो ये जस्ट वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर म्यू क्या होता है, हम लोगों ने थ्योरी में देखा है, ये म्यू होता है म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम, क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब वैल्यू पुट कर दोगे, सारा वैल्यू दिया गया है, तो ये आ जाएगा 4.33 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, और डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आया है। तो आप नेगेटिव साइन के साथ भी दे सकते हो इसको। फिर पूछ रहा है फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सो आपको निकालना है कि यहाँ पर ओ पर अब मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में क्या इंटेंसिटी है, मीन्स कि आई निकालना है। ये I0 इंटू यदि k है तो k का वैल्यू क्या होगा। सो ये जो फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I होता है, उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, जहाँ I0 क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस फॉर्मूला कहाँ से आया, यदि डाउट हो तो जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सो आपको बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट O पर क्या फेज डिफरेंस है, आपको फाई O कैलकुलेट करना है, फेज डिफरेंस एट पॉइंट O, और फाई का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। सो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, सो यहाँ पर के कारण पाथ डिफरेंस क्या हुआ वो निकाल लोगे। पहले हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस डेल्टा x एट पॉइंट O, और वो पाथ डिफरेंस स्लिट के कारण क्या होता है, म्यू जी बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू टी, यही हुआ एडिशनल पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस को यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई बाय लैम्डा से, तो मेरा क्या निकलेगा, फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस किसमें निकलेगा, रेडियन में, ध्यान दो किसमें निकलेगा, रेडियन में। सो आपको इसको डिग्री में फिर चेंज करना होगा। सो म्यू जी बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू टी इंटू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या करोगे 180 डिग्री बाई पाई, तो ये डिग्री में आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पर 13/3 इंटू 180 डिग्री आ गया ये वैल्यू। अब इसको आप लिख सकते हो 4 + 1/3 इंटू 180 डिग्री, डेट इज आप बोल सकते हो 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो आपको फेज डिफरेंस इफेक्टिवली कितना हुआ, 60 डिग्री। सो 60 डिग्री का आधा क्या होता है, 30 डिग्री।
So I by I0 is equal to cos square 30 degree, that is square root 3 by 2 का whole square, that is 3 by 4. So इसका आंसर आ जाएगा 3 by 4. बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये। उसके बाद आता है सी बोल रहा है कि 600 नैनोमीटर के लाइट जो था उसको रिप्लेस कर दे व्हाइट लाइट इस रेंज में। तो यहाँ पर निकालना होगा कि कौन सा इस पॉइंट पर कौन कौन सा मैक्सिमा बनेगा। तो ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कौन कौन सा मैक्सिमा बनेगा। इसके लिए जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस आया है ना उसको n लैम्डा के बराबर कर दो। यही आया था एडिशनल पार्ट डिफरेंस स्लिट के कारण। सो आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम at point O the part difference at O should be equal to n lambda. So पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू टी, इट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। और यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना, तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू टी बाई एन कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻6 बाई एन। एन का अलग अलग वैल्यू डालो ताकि लैम्डा का कोई रेंज नहीं मिलते जाए। सो आप n का डिफरेंट वैल्यू डाल करके लैम्डा का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा का दो वैल्यू आएगा 650 नैनोमीटर, दैट इज 0.65 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू आएगा 0.433 इंटू 10⁻⁷, दैट इज 433 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें n का वैल्यू पहले 1 डालोगे, लाइक मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ। 1 डालोगे तो कितना आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा आपको 1300 नैनोमीटर। ये क्लियरली 400 से 700 के बाहर में है। n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा 1300 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 650 नैनोमीटर। ये 400 से 700 का रेंज है, उसके बीच में है। n का वैल्यू 3 डालोगे तो क्या होगा 1300 डिवाइडेड बाई 3, वो कितना हुआ 433 नैनोमीटर। समझ गए ना। सो व्हाइट लाइट आ रहा था तो अब पॉइंट ओ पे जो आएगा मिनिमम, और जैसे 4 डालोगे तो देख लो कितना आएगा। 4 डालोगे तो 650 बाई 2, डेट इज 325 नैनोमीटर, जो कि 400 से कम है। तो क्लियरली दो लाइट रे होगा 650 और 433 नैनोमीटर, जो कि यहाँ पर मैक्सिमा बना देगा ओ पे यदि व्हाइट लाइट यूज किए तो। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था। कुछ भी यदि डाउट हो, आप किसी अदर वे में प्रॉब्लम्स चाह रहे हो, थ्योरी चाह रहे हो, तो वो भी मुझसे लिखिए, मुझसे शेयर कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।